पिछले कुछ हफ्तों से एक मूवी क्वाइटली इंडस्ट्री के अंदर एक बज़ क्रिएट कर रही है। नाम है इसका किंग। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी मेहनत मेकर्स सीक्रेसी बनाए रखने में कर रहे हैं, उतनी ही स्पीड से कहानियां लेयर्स के सहारे ही लेकिन बाहर आ रही हैं। एंड नॉर्मली जब शाहरुख खान की फिल्म होती है तो अजम्पशंस उसके ऊपर बड़े बड़े होते हैं, सेंटर में स्टार के होंगे। लेकिन किंग के केस में ये अजम्पशंस थोड़े से हिले हुए नजर आ रहे हैं। जो इनपुट्स सामने निकल कर आए हैं ना, उसमें एक चीज क्लियर तौर पर सामने आई है कि फिल्म का इमोशनल स्पाइन सुहाना खान का कैरेक्टर रहने वाला है। उसका आर्क एक एक्सीडेंट से स्टार्ट होता है, जहां पर एक फैमिली टूट जाती है और फिर धीरे धीरे वो कैरेक्टर सपोर्ट सिस्टम के थ्रू खुद को रिबिल्ड करता है। रानी मुखर्जी का रोल यहां पर सिर्फ माँ का नहीं लगता, बल्कि एक इमोशनल एंकर का भी लगता है, जो केओस और वायलेंस के बीच में ह्यूमैनिटी को जिंदा रखने का काम करती है। वहीं दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि वो मेंटोर फिगर के यहाँ पर बनने की कोशिश करती है, जो डिसीजन को चैलेंज भी करती हैं और साथ में गाइड भी करती हैं। वहीं अगर हम बात करें शाहरुख खान की, तो वो फिल्म में हर एक फ्रेम में नहीं है, लेकिन जब हैं तो इम्पैक्ट लेकर आए हैं। एक ऐसा गैंगस्टर जिसका पास्ट वायलेंट है, जो मेंटोर भी है, प्रोटेक्टर भी है और कहीं ना कहीं कॉशनरी टेल भी अपने साथ लेकर आता है। ये अप्रोच रिस्की है लेकिन नया भी है। एंड ऑनेस्टली अगर ये सही बैलेंस में एग्जीक्यूट हो गया तो किंग सिर्फ एक स्टार व्हीकल नहीं, बल्कि एक जनरेशनल ट्रांजिशन वाली मूवी भी बन सकती है। अभी तक किंग की कहानी को लेकर यही सब कुछ एस्पेक्ट निकल कर सामने आए हैं, और एक बड़ा तबका ये भी है जो कहता है कि ये मूवी कहीं ना कहीं बिच्छू की इस कहानी से भी इंस्पायर्ड हो सकती है, जो कि बॉबी देओल और रानी मुखर्जी की मूवी थी। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो भैया अब जबरा फैन की बात करनी पड़ेगी। दरअसल इस सीरियस सिनेमैटिक डिस्कशन के बाद में थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आते हैं, एंड यहां पर रियलिटी थोड़ी सी अजीब हो जाती है। द राजा साहब, प्रभास की फिल्म नंबर्स के लेवल पर एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाई, और जब एक्सपेक्टेशंस साउथ सिनेमा में टूटती हैं तो इमोशंस भी थोड़े से एक्सट्रीम हो जाते हैं। एंड यहां पर जो हुआ है वो डायरेक्ट गाली गलौच या धमकी नहीं है, बल्कि एक डिजिटल एरा का प्रोटेस्ट था। फैंस ने डायरेक्टर मारुति के घर पर हंड्रेड्स ऑफ फूड ऑर्डर्स भेज दिए, कैश ऑन डिलीवरी के साथ में। मतलब ना सिर्फ इनकन्वीनियंस बल्कि फाइनेंशियल प्रेशर भी। इस पूरे एपिसोड का सबसे आयरॉनिक पार्ट यह है कि डायरेक्टर ने खुद प्री रिलीज इवेंट में मजाक में कहा था कि पसंद ना आए तो घर आ जाना। फैंस घर नहीं गए, पर जोमेटो और स्विगी को यहां पर जरूर भेज दिया। ये इंसिडेंट एक अनकंफर्टेबल सवाल भी रेज करता है कि क्या क्रिएटर्स को फैन कल्चर के साथ में थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, और क्या ऑडियंस डिसअपॉइंटमेंट को क्रिएटिविटी के नाम पे हैरेसमेंट तक ले जा सकती है। ये सिर्फ प्रभास या फिर मारुति का केस नहीं है, बल्कि ये एक रिमाइंडर है कि स्टारडम के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ चलती है, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डबल कर देती है दोनों साइड के लिए। इसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हेरा फेरी 3 की। दरअसल ये मूवी बन रही है नहीं बन रही है, इसके ऊपर काफी सवाल हैं। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी फिल्म है जिसका नाम सुनते ही लोग एक्सपेक्ट करते हैं हंसी। लेकिन हेरा फेरी 3 के केस में स्क्रीन के पीछे का ड्रामा इस समय ज्यादा हैवी होता जा रहा है। पहले परेश रावल का एग्जिट की न्यूज आई, फिर उनकी वापसी की खबर आई, फिर लीगल डिस्प्यूट की अफवाह आई, और अब एक नया स्टेटमेंट आया है कि प्रॉब्लम टेक्निकल है, उनकी वजह से नहीं। दरअसल इस पूरे कंफ्यूजन में एक बात क्लियर है कि ये सिर्फ डेट्स या कॉन्ट्रैक्ट का इशू नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिव कंट्रोल और पावर बैलेंस का भी केस है। परेश रावल का ये कहना है कि बाबूराव के बिना फिल्म डिजास्टर होगी। ये ईगो नहीं लगता, ये फ्रेंचाइजी की रियलिटी है। एंड ऑडियंस का इमोशनल इन्वेस्टमेंट किसी एक्टर से होता है, सिर्फ ब्रांड से नहीं। और हेरा फेरी का ब्रांड जो है वो कहीं ना कहीं बाबूराव, राजू, श्याम तीनों से मिलकर ही बना है। अगर मेकर्स ये सोच रहे हैं कि नॉस्टैल्जिक ऑटोमेटिक सक्सेस ले आएगी, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। एंड बॉलीवुड का रीसेंट हिस्ट्री बताता है साफ तौर पर कि नॉस्टैल्जिया कभी कभी काम करता है, लेकिन इंटेंट हमेशा काम करता है। आगे बढ़े और बात करते हैं बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो देखिए, फ्यूचर की बात अगर हम लोग करें तो 2026 का कैलेंडर एक चीज ऑब्वियस तौर पर दिखाता है कि रिलीज डेट्स अब स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि सर्वाइवल का टूल बन चुकी है। अक्षय कुमार, अजय देवगन और जूनियर एनटीआर, 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार पर एक ही टाइम विंडो में। वेलकम टू द जंगल, धमाल 4 और ड्रैगन, तीनों अलग जॉनर की मूवीज हैं, और इसके बावजूद भी एक दूसरे को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर ड्रैगन हिंदी बेल्ट में कनेक्ट कर गई तो ऑब्वियस ही बात है कॉमेडी फिल्म्स का ओपनिंग वीकेंड डायरेक्टली हिट हो सकता है, और अक्षय कुमार का केस में प्रॉब्लम डबल हो जाती है। एक ही महीने के अंदर सेम जॉनर की 2 फिल्में आ रही हैं, एंड ये सिचुएशन दिखाती है कि बॉलीवुड और साउथ सिनेमा अब शेयर्ड मार्केट में compete कर रहे हैं। अब अपना टेरिटरी जैसा यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, पैन इंडिया लेवल पर सबके सब अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंड यहां से जीत वही लेकर जाएगा जो कंटेंट, टाइमिंग और ऑडियंस फटीग तीनों को
क्लियर तौर पर समझ पाएगा। अच्छा, अरिजीत सिंह की खबर इन सबके बीच में एक बहुत बड़ी न्यूज के तौर पर निकलकर सामने आई है। दरअसल अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग से स्टेप बैक लेना एक लोगों के लिए शॉकिंग रहा है, लेकिन अगर उनके वर्ड्स को ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, तो ये बर्नआउट नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस लगता है। उन्होंने क्लियर किया कि म्यूजिक वो छोड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्मेट से निकल रहे हैं। उनका जो बोर्डम है, उनके बोर्डम का जो कन्फेशन है, वो एक्चुअली में ऑनेस्टी दिखाता है। क्रिएटिविटी लोग रिपीटिशन से नहीं जीतता, क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना, वो रिपीटिशन से नहीं जीत पाते हैं, उनको ग्रोथ चाहिए होती है। प्लेबैक सिंगिंग एक स्ट्रक्चर है, डेडलाइंस हैं, ब्रीफ्स हैं, डिमांड्स हैं, और शायद अरिजीत अब स्ट्रक्चर से बाहर जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। साथ ही उनका ये कहना कि नए सिंगर्स आए, ये इनसिक्योरिटी नहीं बल्कि मेंटोरशिप का एक माइंडसेट है। ये फेज शायद हमें अरिजीत का सबसे रॉ, सबसे पर्सनल म्यूजिक भी दे दे। एंड ऑनेस्टली ये किसी रिटायरमेंट का साइन नहीं है, बल्कि ये आर्टिस्ट के अगले चैप्टर के शुरुआत होने का साइन होता है। और देखिए, मैं तो सिंपल सी बात इतनी ही जानता हूं कि अरिजीत सिंह ने 38 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। वहीं बोमन ईरानी है जिन्होंने कि 44 की एज में जाकर अपना करियर स्टार्ट किया था। तो एक चीज़ ये सीखने की ये भी मिलती है कि एज वाकई में सिर्फ एक नंबर होता है, और आपका डिज़ायर मायने करता है कि भैया आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हो। देखिए, ये थी कुछ 5 अलग अलग कहानियां, अलग अलग इंडस्ट्रीज से, अलग अलग इमोशंस के साथ में। कहीं लेगेसी का ट्रांसिशन है तो कहीं पर फैन का फ्रस्ट्रेशन है, कहीं क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट है और कहीं पर एवोल्यूशन है। सब कुछ ड्रामेटिक लग सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा शांत होकर चीज़ों को समझा जाए तो ये सब चीज़ें एक ही चीज़ बोलती हैं कि इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चेंज के बीच में खड़ी है, ट्रांजिशन के बीच में खड़ी है, एंड जो इसके साथ अडाप्ट करेगा वही सर्वाइव कर पाएगा।